सूर्यकमल दत्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, अमिताभ तिवारी इलेक्शन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और सज्जन कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सूर्यकमल दत्ता साहब, आप तो बंगाली अच्छे से समझते हैं, आपने पूरा संबोधन सुना है। सीधे सीधे सनातन की जीत वाले उद्घोष थे, शक्ति की उपासना वाले उद्घोष थे और बंगाली सेंटिमेंट और भयमुक्त बंगाल। कैसा लगा आपको भाषण उनका? शानदार था और अद्भुत था। बंगाल के हर व्यक्ति के कण कण में ये भाषण बस गया है। बंगाल ने जो झोली भर के कमल का फूल खिलाया है माँ दुर्गा, माँ काली और भगवान राम के आशीर्वाद के माध्यम से, उसी का कहीं ना कहीं पे एक चिंतन और चेतना की तरफ दिशा और गति दिए हैं शुभेंदु भाई ने। भयमुक्त बंगाल और भय आउट, भरोसा इन, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवल सिंबॉलिक नहीं है, इसके पीछे जो पिछले 50 साल का जो रक्त रंजित इतिहास रहा है बंगाल का, वाम फ्रंट से लेके तृणमूल कांग्रेस से लेके, उसको किस तरह से तड़ीपार करके बांग्ला के उस पार यानी कि बांग्लादेश की तरफ कैसे फेंका जाए, ये महत्वपूर्ण है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज उन्होंने कहा है कि घुसपैठियों के प्रति किसी भी तरह का दिलदार चीजें नहीं दिखाई जाएगी। घुसपैठी जो है वो हमारे भारत के अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, केवल बंगाल के लिए नहीं है, और उनको चुन चुन के बाहर किया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं पे सांप्रदायिक नहीं है, जैसे अमित शाह जी ने भी कहा है। मैं खुद भी मानता हूं कि भारत के अखंडता इसके साथ जुड़ा हुआ है। आज जिस तरह से बंगाल की भूमि को, पूर्वोत्तर की भूमि को, आसाम की भूमि को जिस तरह से इन लोगों ने कब्जा किया है, संस्कृति को जिस तरह से बदलने की कोशिश कर रहे हैं और जमीन पे जिस हिसाब से कब्जा किया है, जबरन धर्म परिवर्तन जिस तरह से किया जा रहा है, सूर्यकमल दत्ता जी, आपने संस्कृति का जिक्र किया, इसी बात को लेकर मैं सज्जन कुमार जी के पास जरा जाना चाहूंगी कि जब अमित शाह आज बोल रहे थे तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि बंगाल जो है अग्रणी हुआ करता था। जब साहित्य, कला की, शिक्षा की बात आती थी तो बंगाल का योगदान देश नहीं भूल सकता है, फिर से उसी बंगाल को बनाना है। तो बंगाल जो है ना, बीजेपी बाहरी नहीं है, बंगाल की पूरी जो अस्मिता है, उसकी जो संस्कृति है, उसका जो ट्रेडिशन है, उसकी जो हस्तियां हैं, उनका पूरा सम्मान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। वो एक्नॉलेजमेंट भी आज उन्होंने जिस तरह से अपने भाषण में किया, वो भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और आप देखिए, आजादी के संघर्ष में जो भारत माता का चित्रण है और हिंदुत्व के जो आइकन्स हैं, और उसके बाद आप ये भी देखिए कि आसपास के राज्यों में, खासकर पूरब के राज्यों में जो वहाँ के फोक सॉन्ग्स हैं, उसमें कलकत्ता अभी भी सबसे ज्यादा उसका एक चित्रण होता है जो 80 और 90 के बाद खत्म हो गया। ये सारी चीजें दिखाती है। इसका एक आर्थिक आधार भी है। आप 1960-61 तक का अगर नेशनल जीडीपी में बंगाल का शेयर देखें, वेस्ट बंगाल का, वो तकरीबन 11% के करीब था। तब विधान चंद्र रॉय जैसे महान हस्तियां मुख्यमंत्री होते थे। आज के समय में देखें तो 5.5 से लेके थोड़ा ज्यादा उसके आसपास रह गया है। तो ये भी दिखाता है कि बंगाल कैसे कल्चर, इकोनॉमी, हर तरीके से अपनी एक जो मैग्नेटिक पुल थी और एक ऐतिहासिक विरासत थी, उसको खो चुका है। एक शुभेंदु अधिकारी ने बहुत बड़ी बात कही कि कोथा कम काज बेसी, और सनीदा बताएंगे कि बंगाल में लेफ्ट के समय से जो आया कि बैठ के बहस करते रहिए, अंतहीन बहस। हाँ, और काम इसके लिए कीजिए कि काम ना करना पड़े। क्या काम करेंगे? हड़ताल करवाने का, फैक्ट्रियां बंद करवाने का, मेहनत उसमें। वो कल्चर खत्म करने की तरफ इशारा है कि काम कीजिए, साइलेंटली कीजिए, बातों की जगह काम से आपका बात पता चले। तो उस हिसाब से गंगोत्री से गंगा सागर तक का जो अमित शाह ने रेफरेंस दिया, और पूरी की पूरी जो बंगाल प्रेसिडेंसी, जिसमें असम से लेके उड़ीसा से लेके बिहार तक ये सब के सब आते थे, वहां पे अभी जो भाजपा का है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से डेमोग्राफिक चैलेंज, आप देखिए असम, बंगाल, बिहार के सीमांचल राज्य और यहां तक कि झारखंड के जो संथाल परगना है, उसमें काफी तेजी से बदलती हुई एक राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। ये बात तो दोनों के संबोधन में थी, अमित शाह जी के भी और शुभेंदु अधिकारी जी के भी। आप तीनों लोग हमसे ज्यादा उनकी राजनीतिक सफर को जानते हैं, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, टीएमसी में रहे हैं। अमित शाह जी ने भी कहा कि ये बंगाल को ही नहीं समझते, केवल सरकार को भी समझते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का भी उनको अनुभव है, ये बात भी उन्होंने कही। अगर शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो बहुत कम नेताओं को इतने बड़ा पद मिलने पर एक किस्म की विक्ट्री स्पीच देने का मौका मिलता है। जब वो आप अपने पार्टी के लोगों के बीच में बात कर रहे थे, लेकिन वो उनका संबोधन सीधे बंगाल के लोगों से था, और उन्होंने जो अपनी इमेज प्रोजेक्ट की है आज, वो एक नो नॉनसेंस पर्सन की इमेज प्रोजेक्ट की है। जब उन्होंने कहा कि मैं भाषण कम दूंगा, काम ज्यादा करूंगा, फिर वो जब कहते हैं कि आप मेरे जीते जी बंगाल में किसी को डरने की जरूरत नहीं है, तो अंग्रेजी में जिसे कहते हैं इज हिटिंग द नेल ऑन द हेड।
जो सबसे बड़ा मुद्दा था बंगाल का, आज उन्होंने उसी पर आश्वासन दिया और एक मैन ऑफ एक्शन की इमेज अपनी प्रस्तुत की है। अमिताभ तिवारी जी, क्लियरली देखिए, शुवेंदु अधिकारी जी एक जायंट किलर हैं, क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी को 2 बार चुनाव में हराया है। सिर्फ अपने ही गढ़ से नहीं, उनके गढ़ से भी, यानी ममता बनर्जी के गढ़ में भी इस चुनाव में उन्होंने उनको हराया। दूसरी बात, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि वो मंत्री भी रहे हैं, एलओपी भी रहे हैं, यानी सरकार और विपक्ष दोनों ही एस्पेक्ट से उन्होंने वेस्ट बंगाल और उसके गवर्नेंस को समझा हुआ है। तीसरी बात, जिस तरह से बंगाल आज और जिस तरह से इंसिडेंट हुआ है कल या परसों, लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड इंसिडेंट हुआ है, उसमें एक टफ एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट थी। और जब हम लोग चर्चा कर रहे थे आपके साथ और अन्य कार्यक्रमों में भी कि इस समय शुवेंदु अधिकारी ही राइट पर्सन फॉर दिस राइट जॉब है या फिट पर्सन फॉर दिस जॉब है, क्योंकि बंगाल की जो सिचुएशन है, एक तो नेशनल सिक्योरिटी इशू है, पोरस बॉर्डर्स है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, बांग्लादेशी इमिग्रेंट सिर्फ बंगाल नहीं, वहां घुस करके बंगाल में पूरे भारत में आज फैले हुए हैं, और उनमें से कई लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स भी खास करके आधार कार्ड बनवा लिए। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर वहां पर खराब है जी पिछले 48 सालों में। और तीसरी बात जो है, जो स्वर्णिम बंगाल की बात हो रही, देखिए 48 साल से बंगाल की धारा उल्टी बह रही थी देश से। जो भी देश में राज कर रहा था उसके उल्टा बंगाल ने वोट किया हमेशा, और उसका कारण है कि जो 11% से 5.5% की बात कर रहे हैं सज्जन कुमार जी, कि आज बंगाल जो है, जो लीड करता था कल्चर, हिस्ट्री, जीडीपी, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, आज काफी पीछे रह गया। मैं तो कहूंगा कि मैं तो घूम के आया बंगाल में, और कई लोग आप भी घूम करके आए होंगे। बीमारी राज्यों से भी पीछे आज बंगाल की दशा कहीं ना कहीं है, अगर कलकत्ता को छोड़ दिया जाए तो। जी, तो बिल्कुल सोनार बांग्ला बनाने का उन्होंने प्रण भी लिया है, और ये बात सिर्फ शुवेंदु अधिकारी ने ही नहीं कही, बल्कि अमित शाह ने भी कहा कि जो वर्क कल्चर है ना बंगाल का, उसको बदलना होगा, उस पर काम करने की जरूरत होगी। और वो बात शुवेंदु अधिकारी ने भी दोहराई है कि बातें कम जो हैं, जो सज्जन कुमार जी कह रहे थे कि जो बातें होती थी, अड्डे लगते थे, वो कम करने होंगे, बनस्पत डिलीवरेबल्स जो हैं काम करके दिखाने होंगे। स्वर कमल दत्ता जी, कैंपेन हो तो भी जय श्री राम का नाम था, कैंपेन के बाद भी सनातन की जीत बताई थी शुवेंदु अधिकारी ने, और आज भी जय श्री राम का उद्घोष था। तो जो हिंदू जिस तरह से उन्होंने भर भर कर वोट दिया, जो एक उनकी हिंदुत्व वाली छवि बन रही थी, आज भी अपने उद्घोषण में उसको उन्होंने कायम रखा है, शुरू से लेकर अंत तक। आप देखिए, बिल्कुल सही बात है। और मैं यहाँ पे केवल जय श्री राम का नारा ही नहीं कहूंगा, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली भी इस बार पूरे बंगाल में बहुत बड़े लेवल पे गूंजा है। जिस तरह से ये जो ममता दीदी ने जो प्रयास की थी ना कि हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस को भी डिवाइड करने की, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड इन पैरा, माँ दुर्गा और भगवान राम के जो एक ऐतिहासिक जो कनेक्शन है उसको धूमिल करने की कोशिश की। माँ दुर्गा की एक और रूप है नारायणी, और भगवान राम नारायण का अंश है। तो कहीं ना कहीं पे नारायण और नारायणी दुर्गा पुराण के हिसाब से, शक्ति पुराण के हिसाब से सगी भाई बहन हैं। तो इस चीज को जो ममता दीदी ने काटने की जो कोशिश की थी ना, बहिरागत और बाहरी और आमरा बंगाली करके, उसको भी आज कहीं ना कहीं पे एक तरह से तिलांजलि दिया गया है। इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि टीएमसी के रोहिंग्या वाहिनी को कुचलने का क्षमता अगर कोई रखता है तो वो केवल शुवेंदु अधिकारी रखता है। और ये क्यों कह रहे हैं दत्ता साहब आपने भी कहा, अमिताभ जी भी नहीं कहा, ने भी कहा कि बेस्ट मैन फॉर द जॉब वो शुवेंदु अधिकारी ही थे, क्यों? वो इसलिए क्योंकि टीएमसी में जितने सारे गुंडा वाहिनी है ना, गुंडा वाहिनी को कुचलने का क्षमता अगर किसी के पास है, वो हनुमान जी का गदा अगर किसी के पास है तो वो शुवेंदु भाई के पास है। और वो जिस तरह के जुझारू नेता है, नंदीग्राम के भूमि से है, नंदीग्राम जाना जाता है आजादी की लड़ाई के लिए, और इनके पुरखे भी आजादी की लड़ाई में शामिल रहे हैं। तो इसलिए वो लुंगी वाहिनी और रोहिंग्या वाहिनी शुवेंदु जी के नाम पे थर करके कांपते हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सही निर्णय है। आप देखना है कि कितने जल्दी ये लुंगी वाहिनी और ये रोहिंग्या वाहिनी जो इलीगल बांग्लादेशी है, वो लोग पार होके पेट्रोपोल और बेनियापोल के बॉर्डर से उस तरफ कैसे जाते हैं। गंगा में बहुत वादा दोनों ने किया है, और आज विधायक दल की बैठक के बाद जब चुना गया
गया शुभेंदु को। उनके जो पहले उद्घोष में उन्होंने भी घुसपैठियों का जिक्र किया है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी घुसपैठियों का जिक्र किया है। तो यानी जब पहली कैबिनेट होगी तो सबसे पहले फैसलों में से घुसपैठियों का मुद्दा जरूर होगा। बिल्कुल होगा, और वो सबसे प्रबल रूप से होना चाहिए। बंगाल को खोखला कर दिया है घुसपैठियों ने, अब बहुत हो गया है। अब इनको असली जगह बोरीशाल, टांगाइल, सिलेट और ढाका जहां से आए हैं वहां पे तरी पार करके बेचना है। जी सज्जन जी, बंगाल इन लोगों को पाल नहीं सकते हैं। जी निश्चित तौर पे देखिए, इस बार जो मैंडेट है उसमें एक बहुत बड़ा, हालांकि हम उसे हिंदू ध्रुवीकरण, मुस्लिम ध्रुवीकरण कर रहे हैं, लेकिन उसमें और भी बहुत सारे कुछ है। पूरी की पूरी प्रेसिडेंसी रीजन, पूरे के पूरे बॉर्डर रीजन में, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, पूरा कोलकाता क्षेत्र में जिस तरह का मैंडेट है उसमें बहुत बड़ा, आप देखिए मिडिल क्लास बंगाली जो पिछली बार इस तरीके से खुल के नहीं आए थे, बहुत बड़ा कारण है कि जो बांग्लादेश में हुआ और जिस तरीके से वहां पे हिंसाएं हो रही थी, डेमोग्राफिक फैक्टर हो रहे थे। आपको एक बात बताऊं, कोलकाता में मिडिल क्लास का जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो 1 से नीचे है। तो डेमोग्राफिकली भी एक बहुत डीप एंग्जाइटी है। लेकिन आपको एवरेज TFR अगर आप देखेंगे तो वो ठीक दिखता है। वो कहां से दिख रहा है, कौन लोग हैं वो? उस तरीके से देखिए, ये सुरक्षा का मामला है, डेमोग्राफी का मामला है। वैसे में एक तो सुरक्षा की बात है, दूसरी एक और जो शुभेंदु अधिकारी ने बार बार शुरुआत में कहा है, गणतंत्र। आप देखेंगे कि कंटेंट एनालिसिस में गणतंत्र काफी बार उन्होंने रिपीट किया। तो ये भी दिखाता है कि हालांकि परसों उनके PA की हत्या कर दी गई, एक प्रोवोकेशन था कि फिर से वही रक्त रंजित इतिहास हो, ताकि लोग ये कह सके कि बंगाल में पार्टियां बदलती हैं, परिपाटी नहीं बदलती है। तो ये भी एक एम्फेसिस है कि बदलाव हो, बदला नहीं तो प्रोवोकेशन में न आए। तो दूसरी बात यह है कि बंगाल का एक पॉलिटिकल कल्चर बदलने जा रहा है, जो कि लेफ्ट के समय से इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया था कि बिना वायलेंस को एज ए मेथड, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बीजेपी के ऊपर। बोला विदाई उस सर्कल को तोड़ना होगा। सज्जन, एक मिनट जरा भी दिखाना चाहते हैं, अमित शाह जी ने आज कैसे शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया, और उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल की जनता ने जिस भरोसे के साथ बीजेपी की सरकार को चुना है, उस भरोसे को वो हिलने नहीं देंगे। बंगाल की जनता ने हमें जन समर्थन तो दिया, गत चुनाव में भी दिया था, 77 सीट जीते थे। मगर इस बार जो जन समर्थन मिला है उसका आभार व्यक्त करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मेरे पास शब्द नहीं है। हमारा विधायकों का जीत का एवरेज मार्जिन 28,000 है। 28,000 वोट से हम सब जीते हैं, एवरेज निकाल देता हूं। और 3 से 77, 77 से 203 की, 207 की जो यात्रा हुई है वो अभूतपूर्व है। 23 प्रशासनिक जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जहां दीदी का खाता भी नहीं खुला है। सुपड़ा साफ हो गया। मैंने ऐसा प्रचंड जनादेश देखा नहीं है। सरकार परफॉर्म करती है तब तो मिलता है, मगर जहां ऑपोजिशन में है, विरोधी दल के नेता को बोलने का कोई मौका नहीं दिया जाता है, जनता की भावनाओं को उजागर करने का मौका नहीं दिया जाता है, वहां पर 9 जिलों में शून्य सत्ताधारी दल का। एक केवल और केवल ईश्वर और बंगाल की जनता की कृपा है। अमिताभ तिवारी जी जो हैरानी व्यक्त कर रहे थे अमित शाह जी की, मैंने ऐसा जनादेश इससे पहले नहीं देखा, क्या वजह है बंगाल का ये वर्डिक्ट क्यों इतनी हैरान करने वाली है? नहीं, बंगाल का ये वर्डिक्ट हैरान इसलिए करने वाली है क्योंकि हम लोग हमेशा जब बंगाल का एनालिसिस करते थे, और आपके चैनल्स पर भी और अन्य चैनल्स पर भी, भले ही सीटों की संख्या अलग अलग हो, 112 से 142 सीटों की हम बात करते थे, जो जहां पर मुस्लिम डोमिनेंस है या इन्फ्लुएंस है, और जहां पर हम ये कहते थे, या हम लोग जैसे एनालिस्ट और सेफोलॉजिस्ट ये कहा करते थे कि बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए जीतना। यानी बीजेपी के लिए सिर्फ 180 सीटें ही शायद हैं, जिसमें से उसको 150 जीतनी है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि मैंडेट 200 क्रॉस कर चुका है। करेक्ट, इसलिए ये जीत जो है ये बहुत बड़ी जीत है ना, कि मुस्लिम डोमिनेंट इन्फ्लुएंस सीट्स में भी बीजेपी वहां पर जीती है, लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ हिंदू कंसोलिडेशन, लैक ऑफ डेवलपमेंट जॉब्स, और मुस्लिम वोट भी स्प्लिट हुआ है। इसलिए ये जीत जो है वो हैरानी दर्शाता है कि जो 27% का कोर वोट शेयर, जो कि आज शायद 30, 32, 33% भी है,
अनऑफिशियल एस्टिमेट्स के हिसाब से। तो 30, 32, 33% के वोट शेयर के बाद ममता बनर्जी की पार्टी 41 या 42% वोट शेयर पर सिमट जाती है। 48% से उसका वोट शेयर लगभग 7% कम होता है और ये सारा का सारा बीजेपी में शिफ्ट होता है। तो इसलिए ये जीत जो है वो बहुत प्रचंड जीत है और बहुत लोगों को सरप्राइज करती है। जीत बड़ी है, जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि अक्रॉस जो जिक्र कर रहे थे अमित शाह भी के हर जिले में किस तरह से कमल खिला है। तमाम जो कास्ट कॉम्बिनेशन की बात करें, डेमोग्राफी की बात करें, उनको अलहदा करते हुए हर जगह पार्टी ने अपने इनरोड्स बनाए हैं, किसी थंपिंग मेजॉरिटी जो किसी ने प्रिडिक्ट नहीं की थी। यहाँ पर सौरभ कमल दत्ता जी, जिम्मेदारी बड़ी है, 29 का चुनाव भी होगा, एक पहला लिटमस टेस्ट तो वहीं हो जाएगा सीधे सीधे। तो यहाँ पर शुभेंदु को बहुत जल्दी जल्दी डिलीवरेबल्स देने होंगे। बहुत जल्दी जल्दी देने होंगे। 29 के चुनाव से पहले आपकी पंचायत इलेक्शन है बंगाल में, फिर म्यूनिसिपल इलेक्शन है और कलकत्ता के म्यूनिसिपल इलेक्शन है जो कि 6 महीने के अंदर होना है। तो वो बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट होगा। पर मुझे लगता है कि जिस तरह से झोली भर के छप्पड़ फाड़ के बंगाल के जनता ने दिया है वोट इस बार, और बहुत अपेक्षा के साथ, वो अपेक्षा के चीजें अगर ये अगले 6 महीने पे अगर दिखने लगे कि सही दिशा में जा रही है नया सरकार और सही तरह से काम कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि एक तरफा है। बंगाल का इतिहास रहा है कि जब नहीं देती है तो बहुत कंजूसी करती है और जब देती है तो एकदम छप्पड़ फाड़ के देती है और एक तरफा होता है, और यही इतिहास रहा है बंगाल का राजनीतिक इतिहास। तो मैं समझता हूँ कि इस बार तो ममता दीदी तो एकदम तड़ी पार हो गई है और वो असल में बहिरागत हो गई है इस बार बंगाल में। इतना बहिरागत की है पर असल में वो बहिरागत हो गई है। उनको अपना दल बचाना बहुत मुश्किल होगा। देखिए ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के तमाम लीडर्स हों, तमाम सीनियर लीडर्स हों, दीदी का नाम लेने से, अभी भी दीदी को पर्सनलाइज अटैक करने से अभी भी सब बच रहे हैं। सौरभ बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं। वो जानते हैं कि दीदी जो है एक ट्रू फाइटर है, सड़क पर कभी भी धरने पर कहीं भी आ सकती हैं, महिला भी है, उम्र भी है, सिंपैथी भी उनके साथ है। हालांकि आज अमित शाह जी ने उनका नाम एक बार लिया और उन्होंने कहा, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था और उन्होंने कहा कि नंदीग्राम जो है वो कुछ गढ़ या घर की बात बता रहे थे। तुम्हारे घर में आकर, तुम्हारे घर में चुनाव आकर तुम्हें चुनौती दूंगी। 2021 में नंदीग्राम में जाके लड़ी थी, उसको याद कर रही थी ममता जी। तो उन्होंने कहा कि इस बार फिर हमने कहा कि शुभेंदु जाओ तुम उनके घर में जाके लड़ो, और 2 चुनाव में लगातार सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हराया शुभेंदु अधिकारी ने। और आप लोग तो जीते हो, मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है, मगर भवानीपुर की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। मैं भवानीपुर की जनता का भी बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। तो ये आपने वो कहानी सुनी, उन्होंने आप बताई उन्होंने कि कैसे शुभेंदु को हमने तैयार किया कि अब आप जाकर के उनके घर में जाकर के उनको चुनौती दीजिए, और उन्होंने उस चुनौती को कैसे खत्म किया ये भी जो है वो आपने देखा। सज्जन, इस पर हम लोगों ने बहुत बात की है। इसका एक अलग इफेक्ट होता है किसी पार्टी के मोराल पर कि अगर आप सामने सबसे बड़े जो आपका सबसे जिसको आप चुनौती दे रहे हैं उसके सीधे जाके उसको आप चैलेंज करें। चुनाव के कैंपेन में भी उन्होंने कहा था कि हमने सोच समझकर शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के सामने उतारा था। क्या असर रहता है इसका? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए 2021 में भी, चूंकि लेफ्टिनेंट तो जैसे हेमंत बिश्वा शर्मा हुआ करते थे तरुण गोगोई के, और वो जब चले गए उसी तरीके से शुभेंदु ने पिछले चुनाव में शिफ्ट किया बीजेपी की तरफ, और वो माने जाते थे कि सबसे बड़े उस समय युवा आइकन है, जो संगठन को समझते हैं, जो चुनाव जितवाते हैं, रणनीतिकार रहते हैं। जब वो उन्होंने चुनौती दी तो ममता बनर्जी ने क्या किया कि सीधा वो नंदीग्राम से लड़ने चली गई। तो एक साइकोलॉजिकल हुआ कि भाई शुभेंदु जो बीजेपी के सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र हो सकते थे, उनको तो इन्होंने नंदीग्राम में घेर लिया। वही देखिए इस बार उल्टा हुआ कि जब शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से भी लड़ने आते हैं तो एक सबसे बड़ा मैसेज ये होता है कि आप ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी से खेल रहे हैं, डिफेंसिव से नहीं। पहली बात तो ये हो जाती है। तो ये एक मोराल दिखता है। और जिस तरह का सेंटीमेंट था, जो हम लोग बात कर रहे थे बंगाल में फियर फैक्टर, उस फियर फैक्टर को आप इन तरह के सिंबॉलिक ऑफेंसिव जेस्चर से ही आप काउंटर कर सकते हैं। अमित शाह जो बोले कि मैंने आज तक ऐसा जनादेश नहीं दिखा
ये दिखाता है कि ये जो जनादेश है, इसकी जो डिग्री है, जो इसका स्केल है, वो संगठन, रणनीति, सारी चीजों के परे है। इतना ज्यादा मिला कि जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। और जो अमिताभ तिवारी जी भी कह रहे थे कि हम लोग हेज कर रहे थे, क्योंकि बंगाल की जनता भी हेज कर रही थी। तो शुभेंदु अधिकारी का बिल्कुल एक ऑफेंसिव तरीके, और पूरे चुनाव के दरमियान उनका वक्तव्य देखिए, सबसे ज्यादा असर्टिव, सबसे ज्यादा एग्रेसिव शुभेंदु अधिकारी बहुत ही मेजर तरीके से बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी हारेंगी, इन वार्ड्स में इतने वोटर जो हैं उनको वोट देंगे, बाकी जगह हमें मिलेगा। सीपीएम के वोटर्स को उन्होंने धन्यवाद दिया कि 13,000 सीपीएम का कमिटेड वोटर है, मुझे उनका 10,000। ये सब रिजल्ट आने के पहले शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। तो एक तरीके से आप देखिए, जो साइकोलॉजिकल वॉर चल रही थी, उसमें सबसे जो बीजेपी का प्रदेश इकाई का लोकप्रिय चेहरा था, जब वो एक जिन्हें कहा जाता है कि चट्टान की तरह है, महिला उनके साथ है, 30% माइनॉरिटी उनके साथ है, वो बंगाल के समझती है, उनके स्टेचर का कोई लीडर नहीं है। शुभेंदु ने दिखाया कि भले ही ममता बनर्जी पुरानी नेता हो, लेकिन बदलते बंगाल में जो भावना है, उसमें शुभेंदु उस चैलेंज को लेके फ्रंट फुट से खेल रहे थे, कहीं से भी वो बैक फुट पे नहीं खेले। बहुत बड़ा इसका एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हुआ, और फियर फैक्टर को कम करने में इस तरीके का जो निर्णय और जो वक्तव्य है, उसका भी काफी योगदान रहा। तभी ये जो मैंडेट है, वो ऐसा मैंडेट है जो किसी भी परिकल्पना के परे था कि 70% की डेमोग्राफी से आप 200 पार कर जाए। ये अद्भुत मैंडेट है। तो इसमें हिंदू पोलराइजेशन का भी एक बड़ा रोल रहा अमिताभ जी। और यहाँ पर शुभेंदु का पूरा वक्तव्य सुनिए कि जिस तरह से टीएमसी जब वो छोड़कर आए, सेकुलरिज्म भी वहीं छोड़कर आए, वो बहुत ही क्लियर कट थे, कहीं हेजिटेशन नहीं थी, कहीं कंफ्यूजन नहीं था। अपने बयान जितने एग्रेसिवली वो लेके देते थे कि भाई हमें सबका साथ नहीं चाहिए, जो हमारे साथ हम उसके साथ। वो साफ कहते थे ये ईवीएम मुस्लिम बहुल इलाकों की है, यहाँ से मुझे वोट नहीं आएगा, भी हिंदू वाली ईवीएम खुलने दो तब मुझे वोट आएगा। कोई हेजिटेशन नहीं था, बिल्कुल क्लैरिटी थी इस चीज को लेकर उनके अंदर, और वो अब तक कायम है। नहीं, देखिए, दो बातें हैं। जो ये रिजल्ट आया है उसका अगर आप एनालिसिस करें तो क्लियरली दिखता है कि एक सिग्निफिकेंट हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है। 7% अगर वोट स्विंग हुआ है टीएमसी से बीजेपी की तरफ, और लगभग 70% की जो है वो वहां पर हिंदू आबादी है। इसका मतलब है पिछले चुनाव के कंपैरिजन में 10% अधिक हिंदू समाज के लोगों ने टीएमसी को छोड़ करके बीजेपी की तरफ अपना झुकाव जो है वो दर्शाया है। और वो क्यों है? हमने हमेशा 3M की बात करी है टीएमसी की, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ममता, महिला और मुस्लिम समाज। उसको 3M से बीजेपी ने काटा है। दुर्नीति यानी मिस गवर्नेंस, महिला असुरक्षा और माइनॉरिटी अपीसमेंट, ये तीनों पिलर जो थे वो बीजेपी के, वो टीएमसी के 3M पिलर को तोड़ने में कामयाब रहे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो टर्नआउट बढ़ा, पिछली बार 81% का टर्नआउट था और इस बार लगभग 93% का टर्नआउट है। और वोट वाइब और हमने जो एक रिसर्च किया है उसके हिसाब से अगर पिछली बार 100 वोटर्स में से 65 हिंदू और 35 मुस्लिम थे, तो इस बार जो ये टर्नआउट बढ़ा है उसमें 68 to 70 हिंदू हैं और 30 मुस्लिम समाज के हैं। इसका एक डबल इम्पैक्ट देखने को आया है। हिंदू कंसोलिडेशन ज्यादा हुआ और टर्नआउट भी हिंदू समाज का जो है वो ज्यादा हुआ मुस्लिम समाज